नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 3 दिनों में जो हुआ और उसके बाद बीजेपी की जिस तरह फजीहत हुई, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इस केस में फडणवीस से भी ज्यादा निशाने पर अगर कोई आया है तो वे है अमित शाह। विरोधी अब ये सवाल कर रहे हैं कि ये कैसे चाणक्य है जिनके सीएम को 3 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ गया। सवाल और कयास सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक पंडितों के बीच भी लग रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र का 80 साल का एक बुजुर्ग बीजेपी के चाणक्य पर भारी पड़ गया है या फिर एक क्षेत्रीय चाणक्य ने राष्ट्रीय चाणक्य को अपने जाल में फंसाया है। वो कौन सा जाल है जिसमें बीजेपी और शाह जैसे राजनीतिक सूझबूझ वाले चाणक्य फंस गए? इस पर आने से पहले आपको कुछ तस्वीरों पर गौर करना चाहिए। पहली तस्वीर 22 नवंबर की। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की साझा बैठक के बाद शाम तक यह तय हो गया कि उद्धव ठाकरे गठबंधन के नेता होंगे और कल यानी कि 23 तारीख को वे राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन अगले ही दिन जब सुबह सुबह के अखबार आते हैं तो अखबारों में तो यह खबर होती है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम होंगे, लेकिन राजभवन में देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी विधायक दल के नेता अजीत पवार शपथ ले रहे होते हैं। कमाल की बात है कि इस बात की भनक चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी नहीं होती है। जैसे यह खबर मीडिया में आती है, विपक्ष के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तुरंत शरद पवार ट्वीट कर यह जानकारी देते हैं कि एनसीपी बीजेपी के साथ सरकार नहीं बना रही है। तभी तय हो जाता है कि भतीजे ने चाचा के साथ बगावत कर ली है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का स्टेटस अपडेट होता है, परिवार टूट गया है, जिस पर भरोसा किया उसने धोखा दिया और ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद जो हुआ सबके सामने है। तीनों दल मिलकर कोर्ट जाते हैं। कोर्ट से फैसला आता है कि तुरंत बहुमत परीक्षण कराया जाए, लेकिन इस फैसले के बाद ही शाम तक पहले अजीत पवार और फिर फडणवीस इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इसके बीच इन 3 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ उस पर गौर करने की जरूरत है। एक, अजीत पवार ने पार्टी से बगावत की तो चाचा शरद पवार ने उन्हें सिर्फ विधायक दल के नेता के पद से हटाया, पार्टी से नहीं निकाला और उन्हें मनाने की कोशिशों का दिखावा भी होता रहा। 2, मामला जब कोर्ट में पहुंचा तब अजीत पवार ने बड़े ही विश्वास के साथ ये ट्वीट किए कि वे अभी भी एनसीपी में हैं, शरद पवार उनके नेता हैं और वे बीजेपी के साथ मिलकर ही सरकार 5 साल तक चलाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अजीत पवार के इसी विश्वास से ही बीजेपी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था और वे भी विश्वास मत जीतने का दावा कर रहे थे। 3, इसी बीच खबर आती है कि एसीबी ने अजीत पवार को सिंचाई घोटाले से क्लीन चिट दे दी है। उसके बाद अजीत पवार अपने आप को कोप भवन में बंद कर लेते हैं, ना किसी से मिलते हैं, ना मीडिया से बात करते हैं। इधर चाचा शरद पवार यह दावा करते हैं कि एनसीपी के सारे विधायक उनके पास लौट आए हैं और उनके साथ हैं और अजीत के साथ कोई भी विधायक नहीं है। होटल में विधायकों की परेड भी होती है। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह कि शपथ ग्रहण के दूसरे दिन सीएम देवेंद्र फडणवीस अपना कार्यभार संभालने के लिए मंत्रालय पहुंचते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम अजीत पवार यहां नहीं पहुंचते। इसके बाद फडणवीस कैबिनेट की बैठक करते हैं। यहां भी उनके बगल वाली डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली ही रहती है। इसके बाद फडणवीस 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं बतौर सीएम। वहां भी डिप्टी सीएम उनके साथ नहीं दिखाई देते। शपथ ग्रहण के तीसरे दिन भी अजीत पवार डिप्टी सीएम का चार्ज नहीं संभालते हैं। क्यों? ये सवाल उठना जायज है। हालांकि इस दौरान एनसीपी के नेताओं का उनसे मिलना जुलना चलते रहता है और कोर्ट के बहुमत साबित करने के फैसले के कुछ ही घंटे बाद खबर आती है कि अजीत पवार मान गए और वे अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। अजीत पवार बिना चार्ज लिए ही इस्तीफा दे गए और बीजेपी को मझधार में छोड़ गए। अब बीजेपी के पास भी यही रास्ता था कि उनका सीएम भी तुरंत इस्तीफा दे दे, क्योंकि सदन में बहुमत परीक्षण के दौरान जो फजीहत होगी उससे बचा जाए। फडणवीस के इस्तीफा देते ही इधर देर शाम खबर आती है कि भतीजे अजीत अपने चाचा के पास वापस लौट गए हैं और उन्हें चाचा ने माफ भी कर दिया है। आज भी अजीत पवार सुबह सुबह जब विधानसभा पहुंचते हैं तो सुप्रिया सुले, अजीत शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की चचेरी बहन उनसे गले मिलते हैं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती, एक मंद विजयी मुस्कान दिखती है। अजीत से मीडिया जब सवाल करती है तो वे कहते हैं, मैंने एनसीपी छोड़ी कब, मैं तो एनसीपी में ही था। अब सवाल ये कि क्या बीजेपी के लिए शरद पवार का ये जाल था जिसमें वो फंस गई? दरअसल राजनीतिक विश्लेषक यही सवाल दाग रहे हैं और इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि चाणक्य शरद पवार ने बीजेपी को फंसा दिया।
दरअसल इस खेल के पीछे पवार की मंशा यह थी कि अजीत को बीजेपी के पास भेजकर उसे पाक साफ घोषित करा दिया जाए। अजीत बीजेपी के साथ 2-3 रातें गुजार ले तो वे बीजेपी की लॉन्ड्री में पाक साफ हो जाएंगे और उन पर उठने वाले सवाल भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि पूरे इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी ने अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताकर जमकर हंगामा काटा था। यहां तक कि सीएम फडणवीस ने तो उन्हें जेल की चक्की पिसवाने की बात भी की थी। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग, अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग, अजितदादा चक्की पिसिंग 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 अँड पिसिंग। लेकिन बीजेपी पवार के इस जाल में फंस गई और अजीत को बीजेपी के पास भेजकर न सिर्फ उनके खिलाफ अब बीजेपी का मुंह बंद कर दिया, बल्कि शिवसेना के लिए भी आसान करा दिया कि वे एनसीपी के साथ जाने को लेकर उसे ना घेर पाए। और हुआ यही, 48 घंटे में ही एसीबी ने अजीत पवार को कुछ मामलों में क्लीन चिट दे दी। यह अनायास नहीं था, सीएम खुद 3 दिनों तक अजीत दादा पवार कहकर अजीत पवार का कद बढ़ाते रहे। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता भी टीवी डिबेट में अजीत पवार को क्लीन चिट देते रहे और अंत में जीत चाणक्य पवार की हुई। ऐसे कयास राजनीतिक जगत में लग रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या शरद पवार के गेम प्लान में बीजेपी फंस गई थी या फिर यह महज इत्तेफाक हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलते रहे। और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।